भानु सिंह का परिवार गोरखपुर गांव में रहता था। भानु एक गरीब मजदूर था। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी पत्नी गीता को भी बड़े घरों में काम करने जाना पड़ता था। गरीबी के कारण उनके घर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंदू की पैंट फट गई है, उसके लिए एक नई पैंट तो ला दो। ये रोजाना गेंद बल्ला खेलने जाता है, तभी नीचे से अपनी पैंट फाड़ लाता है। अभी परसों ही मैंने उसकी पैंट ऊन से सिली थी। उसे सिल कर कब तक पहनता रहेगा? एक नई पैंट ला दो। ये पैंट छोटी हो गई है, इसलिए उसे आती नहीं। एक तो इस समय का काम नहीं है, शिवानी की शादी करनी है और तुम्हें नए कपड़े खरीदने की पड़ी है। मैं अपने लिए खरीद रही हूँ क्या? पिछली होली की पैंट वो कब तक पहनता रहेगा? ठीक है, ला दूंगा। भानु सिंह के घर पर बहुत पुरानी अलमारी थी। गीता जब भी सफाई करने के लिए उस अलमारी को हटाने की कोशिश करती तो भानु उसे रोक देता। यह अलमारी मेरे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। इसे भगवान के लिए जैसी रखी है वैसे ही रखी रहने दो। इसकी सफाई मैं कर दूंगा। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो गीता ने सोचा, आज वो घर पर नहीं है, आज तो मैं इस अलमारी को हटाकर सफाई करके ही रहूंगी। गीता ने अपने बेटे की मदद से अलमारी हटा दी और दीवार की सफाई करने लगी। गीता ने देखा कि दीवार पर एक गोल काला निशान है। अरे, ये किस चीज का निशान है? गीता ने जैसे ही उस निशान पर अपनी उंगली रखी, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पहले पिताजी को आ जाने दो, तब हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। क्या पता इसमें कोई भूत प्रेत निकल आए। शाम को जब भानु घर लौटा तो गीता ने उसे दरवाजा दिखाया। जरा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती से जब रोशनी की गई तो उन लोगों ने देखा कि दरवाजे के लगभग 2 मंजिल नीचे एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। नीचे उतरने के लिए पहले हमें सीढ़ी बनानी होगी। भानु के परिवार ने 2 मंजिल की एक लंबी सीढ़ी बनाई और फिर दरवाजे के नीचे उतरे। गुप्त दरवाजे का रास्ता उन्हें एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया, जहां 3 सोने के बंगले बने हुए थे। विश्वास नहीं होता कि जमीन के अंदर इतने बड़े 3 बंगले हो सकते हैं। इनकी चमक तो अद्भुत है, सोने जैसे चमक रहे हैं। भानु के परिवार ने तीनों बंगलों के अंदर जाकर देखा। बंगलों के अंदर हर चीज सोने की थी। सोने के बर्तन, सोने की चारपाई, सोने का दरवाजा, सोने का सोफा। लगता है मेरे पूर्वज बहुत अमीर थे और उन्होंने ये 3 सोने के बंगले छुपा कर रखे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन तीनों बंगलों को बेच दें और अमीर बन जाए? नहीं, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बाहर किसी को बताया कि हमारे पास 3 सोने के बंगले हैं, तो गांव के बड़े बड़े जमींदार हमसे किसी तरह ये बंगले छीन लेंगे। बाहर से हमें ऐसे ही गरीब बने रहना होगा। इन बंगलों का सोना हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। शिवानी बिटिया को नानी के घर से बुला लो, उसकी शादी का इंतजाम हो गया है। और तुम काम पर जाना बंद कर दो। सिर्फ मैं काम पर जाता रहूंगा ताकि गांव में किसी को शक न हो। सोने के बंगले मिलने से भानु की गरीबी दूर हो गई। भानु कोई दिखावा नहीं करता था और दूर के गांव जाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना बेच आया करता था। पापा, मेरी शादी पूरे धूमधाम से होनी चाहिए। इतनी शानदार शादी करो कि पूरा गांव देखता रह जाए। बेटी, अगर हमने ज्यादा खर्च किया तो गांव के लोगों को शक हो सकता है और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या आप तीनों बंगले चंदू के लिए छोड़ देंगे? मेरी शादी एक ही बार होनी है, तो फिर उसमें कंजूसी क्यों? भानु की बेटी जिद पर अड़ गई, इसलिए भानु को उसकी शादी खूब धूमधाम से करनी पड़ी। इतनी शानदार शादी को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर एक मजदूर
इतनी अच्छी शादी कैसे कर सकता है। अरे भाई भानु, तुमने अपनी बेटी की इतनी बढ़िया शादी कैसे कर दी? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पंडित जी, मैं 10 साल का था तब से मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने एक एक पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखा था। मैंने मकान नहीं बनवाया और सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च किया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। गांव में मोटू पतलू नाम के 2 चोर रहते थे। उन्होंने अक्सर भानु को शहर जाते देखा था। पतलू भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक तो ये भानु हर महीने शहर जाता है और फिर इतनी महंगी शादी। इसके घर पर फ्रिज, कूलर, टीवी सारे आइटम हैं। मजदूरी में इतनी कमाई कैसे हो सकती है? ठीक कहा, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो मोटू पतलू कपड़े बेचने वाले बनकर भानु के घर में घुस गए। उन्होंने नशीले रुमाल से गीता और चंदू को बेहोश कर दिया। पूरे घर की तलाशी लेने पर उन्हें गुप्त दरवाजा मिल गया। लगता है इस दरवाजे में ढेर सारी दौलत रखी हुई है। मोटू पतलू ने बिना देखे अंधेरे में ऐसे ही पैर बढ़ा दिया और वे दोनों 2 मंजिल से नीचे जा गिरे। शाम को जब भानु घर लौटा तो उसने देखा कि गीता और चंदू बेहोश पड़े हैं। भानु ने पानी के छींटे मारकर उन दोनों को उठाया। फिर वह गुप्त दरवाजे के अंदर गया तो उसने देखा कि 2 चोर नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। चोरों को जब होश आया तो वे एक खंबे से बंधे हुए थे और भानु का परिवार उनके सामने था। हम लोग रोजाना सीढ़ी हटाकर रख लिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि कभी न कभी कोई चोर आ सकता है। तुमने बिना देखे ही पैर बढ़ा दिया और 2 मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़े। हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? लगता है सिर पर चोट लगने के कारण इन दोनों की याददाश्त चली गई है। चलो अच्छा हुआ, वरना इन दोनों का कोई और इंतजाम करना पड़ता। भानु दोनों चोरों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर शहर के एक अस्पताल में भर्ती करके घर वापस लौट आता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। राकेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने आता था। राकेश के नानी नाना एक दिन बातें कर रहे थे। आज हमारे गांव का एक आदमी और गायब हो गया। सुना जाता है वो नदी के उस पार सोनापुर गांव के जंगल में सोने के बंगले की खोज में गया था। अरे वहाँ कोई सोने का बंगला नहीं है। उस बंगले में भूत रहते हैं। जब कोई नदी पार करके जंगल में जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। नानी, क्या नदी के पार जंगल में वास्तव में कोई बंगला है? पता नहीं बेटा, हमने भी गांव वालों की तरह बस सुना है, लेकिन तुम वहाँ कभी मत जाना। लेकिन नानी, नदी में तो नाव चलती है। सोनापुर और हमारे गांव के लोग एक दूसरे के गांव में आते जाते रहते हैं। क्या सोनापुर के लोगों ने भी बंगला नहीं देखा? अरे बेटा, बहुत पहले एक ऋषि ने बताया था कि वो बंगला मायावी है, किसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद राकेश शहर में अपने घर आ जाता है। एक दिन पूरे शहर में भूकंप आता है। राकेश एक छोटी सी टेबल को अपने सर पर रखकर किसी तरह घर से बाहर निकल आता है, लेकिन और कोई उसके घर से बाहर नहीं निकल पाता। घर गिर जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। राकेश के नाना नानी राकेश को अपने यहाँ गांव में ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब होते हैं, इसलिए राकेश की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब राकेश बड़ा हो जाता है तो उसके नाना नानी कहते हैं, बेटा राकेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राकेश की शादी हो जाती है और उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। राकेश की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। राकेश अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए
अपने गांव और सोनापुर गांव के बीच नाव चलाने का काम करने लगता है। वो रोजाना सवारियों को इस पार से उस पार ले जाता और फिर उधर से भी सवारियों को भर कर लाता। तभी वो देखता है कि नदी में एक हिरण डूब रहा है। राकेश तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और डूबते हुए हिरण को बाहर निकाल कर किनारे पर ले आता है। हिरण जंगल की तरफ भाग जाता है। राकेश को जंगल में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोने का बंगला उसकी आंखों के सामने होता है। ये वही मायावी सोने का बंगला है जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, लेकिन आज कैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है? मैं तो यहां रोजाना आता हूं। राकेश बंगले के अंदर जाता है। बंगले में से एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है राकेश। मैं सोने का बंगला हूं। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाकर छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बचपन से ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम आज ही क्यों दिखाई दिए? मैं उसी व्यक्ति को दिखाई देता हूं जो किसी की मदद करते हैं। आज तुमने डूबते हुए हिरण को बचाया, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। राकेश तुरंत अपने घर जाता है और अपने घर पर लगे अनार के पेड़ से कुछ अनार तोड़कर बंगले में ले आता है। अनार तुरंत सोने के हो जाते हैं। फिर राकेश अपने घर से चारपाई उठाकर बंगले में ले जाता है। चारपाई भी सोने की हो जाती है। अब राकेश जब भी सवारियों को लेकर नदी के उस पार जाता तो अपने घर से कोई ना कोई सामान साथ में ले जाता और उसे सोने में बदलकर वापस घर ले आता। राकेश सोने को लेकर सुनार के पास जाता। सुनार काका, बताइए सोने के रिमोट कितने पैसे के देंगे? पूरे 50,000। इस तरह राकेश ने अच्छे खासे पैसे अपने घर में जमा कर लिए। एक दिन राकेश के मन में लालच आ गया। उसने सोने के बंगले वाली बात अपनी पत्नी को बताई और उससे कहा, देख, हमारे घर पर तो 10 साल पुरानी जितनी भी चीजें थीं, मैं उन सबको सोने में बदल चुका हूँ। अब तू पड़ोसी रेखा के घर पर चली जा। उसके घर में बहुत पुराना एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। तू किसी तरह रेखा को उसके घर से बाहर ले जाना और फिर मैं उसके घर जाकर बक्सा चुरा लूंगा। अगर वो बक्सा भी मैंने सोने में बदल लिया तो हम मालामाल हो जाएंगे और गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। राकेश की पत्नी अपनी पड़ोसी रेखा के घर जाती है। अरे रेखा, तुम्हें पता है क्या, बाजार में एक साड़ियों की नई दुकान खुली है। सभी लोग वहाँ से साड़ियाँ लेकर आ रही हैं। आज मैं भी जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रेखा राकेश की पत्नी के साथ बाजार चली जाती है। राकेश चुपके से रेखा के घर में घुसता है और बक्सा चुराकर अपने घर रख लेता है। अगले दिन राकेश और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर नदी के उस पार महल में ले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बक्से को लेकर बंगले में घुसते हैं, बक्सा तो सोने का नहीं बनता, लेकिन राकेश की पत्नी सोने की बन जाती है और बंगला एकदम से गायब हो जाता है। राकेश रोने लगता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी पत्नी अब कैसे जिंदा होगी? मैं क्या करूं? तभी एक सांप वहां आता है और राकेश से कहता है, मैं 1000 साल से जिंदा हूँ। तुमने लालच किया और अपने पड़ोसी का बक्सा चुरा लिया, इसलिए बंगला गायब हो गया और दंड के रूप में उसने तुम्हारी पत्नी को सोने का बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा और ये बक्सा भी अपनी पड़ोसी को लौटा दूंगा। फिर सांप राकेश की सोने की पत्नी को असली पत्नी बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए।